हेलो ऑल स्टूडेंट, दिस इज प्रियकांता एंड वेलकम टू सीके क्लास। आज आप पढ़ने वाले हैं फर्स्ट टॉपिक आर्टिकल और सेकंड टॉपिक प्रीपोजिशन। आज इंग्लिश का लेक्चर रहेगा, तो आपको उसमें दो टॉपिक जो हमारे हैं कंप्लीटली एक ही वीडियो में पढ़ा दिए जाएंगे। तो आप एग्जाम में जाने से पहले एक बार इनको पढ़ के जरूर जाए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोई भी हो या फिर आपका कोई भी एग्जाम हो इंग्लिश का, उसमें ग्रामर के टॉपिक अवश्य ही पूछे जाते हैं। तो देखें ध्यान से, फर्स्ट जो आर्टिकल का टॉपिक हमारा रहेगा, आर्टिकल का जो फर्स्ट टॉपिक रहेगा, सबसे पहले इसी से आप स्टार्ट करेंगे। तो इसमें हमें क्या जानना है? आर्टिकल में हमें सबसे पहले ये जानना है कि जो आर्टिकल होते हैं बेटा, वो टू टाइप के आर्टिकल होते हैं। कितने टाइप के आर्टिकल होंगे? टू टाइप के हमारे जो है आर्टिकल होते हैं। एक होता है हमारा इंडेफिनिट आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल, और दूसरा होता है जो हमारा वो है हमारा डेफिनिट आर्टिकल। तो डेफिनिट आर्टिकल, ठीक है। तो दोनों जो टू टाइप के हमारे आर्टिकल्स होते हैं, ठीक। डेफिनिट, इंडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत आता है पर अपना ए और एन, और इसमें आता है द, इसमें आता है द। आपको नहीं होगा ये जो पता, आप जान लें कि इंडेफिनिट आर्टिकल में एक वर्ड और आता है जिसे हम सम कहते हैं। सम भी हमारा इंडेफिनिट आर्टिकल का ही एक पार्ट है, ठीक है। तो अभी आपको जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है ए एन और द ए पढ़ना है, ठीक है। तो क्योंकि इसमें आपको बहुत कंफ्यूजन होगी, जिसे आगे दूर किया जाएगा बहुत अच्छे से, फिर से डिटेल में जब पढ़ाया जाएगा। अभी एग्जाम के लिए आपको इसके बारे में जानना जरूरी है। आपका सी टेट का एग्जाम हो, यूपी टेट का, या किसी भी टेट एग्जाम हो, या फिर और कोई भी एग्जाम हो, इंग्लिश के ये टॉपिक उसमें अवश्य ही आते हैं। तो आप ध्यान से इनको पढ़ के जाइएगा, अवश्य ही आप कंप्लीटली उधर करके आएंगे। तो इंडेफिनिट आर्टिकल हुआ हमारा डेफिनिट आर्टिकल। आर्टिकल की यदि हम बात करते हैं तो इसमें ए एन और एन होता है। अब इससे पहले, इसको पढ़ने से पहले आप कुछ और बातें जान लें। क्या जानना है आपको? आपको जानना है कि जो हमारे वोवेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, और आपके कॉन्सोनेंट होते हैं वो क्या होते हैं। कॉन्सोनेंट क्या होते हैं? तो वोवेल्स जो इंग्लिश में होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, लेकिन आपको इनकी आवश्यकता पड़ने वाली नहीं है। वोवेल्स इंग्लिश के जो है आर्टिकल्स में उनकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन कॉन्सोनेंट जो होते हैं, इसके अदर जो भी आपकी एबीसीडी जो होती है, उसका जो भी पार्ट बचे हुए हैं, जो भी वर्ड बचे हैं, वो सारे आते हैं आपके कॉन्सोनेंट में, ए, आई, यू को छोड़ करके। ये आपको जानना है। तो इनकी आवश्यकता तो आपको अभी नहीं पड़ने वाली है, लेकिन आपको इससे एक आपको जरूरी पड़ने वाला है क्या, कि हिंदी में जो स्वर होते हैं वो कौन से होते हैं, और हिंदी में जो व्यंजन होते हैं वो कौन से होते हैं। सिर्फ आपको हिंदी के स्वर और व्यंजन यदि पता है तो आप इस टॉपिक को आसानी से कर सकते हो। आपको जरा भी दिक्कत होने की कोई चांस ही नहीं है कि आपको दिक्कत होगी। आप इंग्लिश में जो वोवेल्स होते हैं उन्हें हिंदी में कहा जाता है स्वर, और हिंदी के जो स्वर होते हैं वो हमारे होते हैं आ से लेकर के आहा तक। लेकिन रीजन ये है कि आ से आहा तक हमारे स्वर होते हैं, लेकिन हिंदी में यदि आप जाते हो तो अंग और आहा, अंग और आहा, जो ये दो वर्ड होते हैं, इन्हें अनुस्वर कहा जाता है। ये स्वर में नहीं आते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, हमें इंग्लिश पढ़ना है, तो इंग्लिश में हमें स्वर में ही लेके चलना है, लेकिन ये होते नहीं है। वरना आप बोलो मैम ने इस प्रकार से बोल दिया। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो कौन कौन से स्वर हो जाएंगे? आ, छोटा आ वाला, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा छोटा वाला ऊ, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ, अंग और आहा। इस प्रकार से आपके ये हो जाएंगे। तो इनको आपको याद रखना है। मैं हिंदी नहीं पढ़ा रही हूँ, लेकिन आर्टिकल में इनकी आवश्यकता है, इसलिए आपको इनकी जरूरत पड़ने वाली है। और इसके बाद वोवेल्स के बाद हमारे जो कॉन्सोनेंट होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं यानी कि हमारे जो व्यंजन होते हैं, व्यंजन होते हैं, तो वो क्या होते हैं? अंग आहा तक छोड़ दिया, इसके अलावा जो का से लेकर के ज्ञा तक जो भी शब्द बचते हैं उन सभी को हम व्यंजन में लेते हैं। तो जी हमारे व्यंजन हो गए, ये हमारे स्वर हो गए, ये हमारे व्यंजन हो गए। आपको लग रहा होगा कि मैम ये क्यों पढ़ा रही है, तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ,
मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब आर्टिकल में हमने लिया आपका, जैसे आर्टिकल 2 टाइप के थे, डेफिनेट आर्टिकल हो गया, इनडेफिनेट आर्टिकल। ए नंबर में हम यदि लेते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट की यदि हम बात करें, इनडेफिनेट आर्टिकल, आर्टिकल इस प्रकार से आप हेडिंग डालेंगे तो इनडेफिनेट आर्टिकल जो आपका होगा, तो उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे कोई भी वर्ड है तो यहाँ पे आपकी लैंग्वेज में लिख रही हूँ, इसमें आएंगे आपका ए और एन आएगा, एन आएगा, ए और एन आएगा। जैसे हेडिंग में डाला मैंने एन, तो एन का यूज कहाँ करेंगे, तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ जिस वर्ड के आगे एन लगाना होता है, एन लगाना होता है उस वर्ड को का हिंदी उच्चारण करने पर, हिंदी उच्चारण करने पर उसका पहला लेटर, तो पहला अक्षर, अक्षर हिंदी में कहते हैं अक्षर, पहला अक्षर स्वर होना, हिंदी का स्वर होना चाहिए। काय का स्वर, हिंदी का स्वर होना चाहिए, स्वर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हिंदी का स्वर होना चाहिए। तो किसी भी शब्द के आगे जिसके आगे एल लगा रहा है, जैसे कि एक नॉर्मल ही वर्ड लिख लिया मैंने, लिखा है एप्पल, और एप्पल जो शब्द लिखा है उसको यदि मैं उच्चारण करूं, एप्पल को हिंदी में स्वर लिखने के लिए सेम नहीं लिखना है आपको, इसी को जो आपने पढ़ा है कि एप्पल, तो इसी को हिंदी में लिखना है एप्पल। आपने इसको हिंदी में लिखा एप्पल, आराम से समझिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट लेटर जो हमारा है ए दिया गया है, तो ए देखना है यहाँ पे, क्या ये यहाँ है, स्वर के साथ ए है कहीं, हाँ स्वर में हमारा ए है, यदि स्वर में ए है तो यहाँ पे लग जाएगा एन। तो आपको समझ में आया होगा कि किसी भी शब्द के आगे हमें एन कब लगाना है, जब उसको उसी जो भी लेटर है उसको हम जैसे पढ़ते हैं वैसे ही उसको हिंदी में लिखना है। तो उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो यदि हिंदी का स्वर होता है तो उसके आगे हमें एन का प्रयोग करना है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। इस प्रकार से एन की बात हो गई। बात यदि एक ही करते हैं तो क्या होगा, बात करेंगे एक ही यदि बात करें तो जब आप ए का यूज करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि जिस शब्द के आगे आपको ए लगाना है, जिस वर्ड के आगे ए लगाना होता है उसका हिंदी उच्चारण करने पर पहला अक्षर हिंदी का व्यंजन होना चाहिए, हिंदी का व्यंजन होना चाहिए। इंग्लिश में वो कुछ भी बना रहे हैं, इससे मतलब नहीं है आपको उसका उच्चारण करना है। आपने उच्चारण किया, यदि ए आया वो हिंदी में का स्वर आया तो आपने एन लगाया। यदि हिंदी में इंग्लिश में व्यंजन आया, जैसे आपने लिखा बैट, इसके आगे आपको ए लगाना है या एन लगाना है, तो आप करेंगे क्या, बैट को लिखेंगे बैट। आपने बैट लिखा, और जब बैट लिखा तो जो फर्स्ट वर्ड है वो कहाँ आएगा, का से ज्ञा के बीच में आएगा, ना कि आ से लेकर आहा तक, स्वर में नहीं आएगा। व्यंजन में यदि बा आ रहा है तो इसके आगे आप ए का यूज कर देंगे। ये बातें आपको समझ में आई होंगी। तो आप फिर से देखेंगे, जो आर्टिकल आपके होते हैं 2 टाइप के होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट में दा आता है जिसे हमें बाद में पढ़ना है, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज थोड़ी हटके हैं, तो उसको बाद में पढ़ेंगे। फिर इनडेफिनेट आर्टिकल की बात करें तो सबसे फर्स्ट नंबर में मैंने इनडेफिनेट लिया, जिसमें एक आता है ए और एक आता है एन। एन की यदि बात करी है हमने तो कहा है कि जिस वर्ड के आगे आपको एन लगाना है ना, उसके आगे क्या करना है, उसको हिंदी उच्चारण करके देखना है। जो आप पढ़ रहे हो वही लिख दो। आपने लिख दिया, हिंदी में अनुवाद नहीं करना है, सिर्फ उच्चारण करना है वैसे ही का वैसा। तो एप्पल लिखा, फर्स्ट वर्ड यदि स्वर आया है तो एन लगा दिया। यदि फर्स्ट वर्ड आपका व्यंजन आता है तो आप उसको क्या करेंगे, उसमें ए लगा देंगे। तो इस प्रकार से बातें आपको समझ में आ गई होंगी। समझ में आई है तो
एक बार इसको नोट कर लीजिए और फिर मैं इसकी एक्सरसाइज थोड़ी सी दे रही हूं। तो 5 एग्जाम्पल, जैसे कि आपका हमने लिखा इधर यूनिट, यूनिट आपका लिखा हमने एमएलए, एमएलए का फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। आपका और लिखा ऑनेस्टी, ऑनेस्टी। इस प्रकार इनके आगे आपको आर्टिकल यूज करना है। बात हो रही है ए और एन की, इनमें से कोई एक आर्टिकल आपको यूज करना है। तो आप करेंगे क्या, यूनिट को लिख के देखेंगे आप, यूनिट हिंदी में लिखेंगे इस प्रकार से यूनिट। आपने लिखा यूनिट, तो फर्स्ट वर्ड क्या हुआ, कॉन्सोनेंट या वोवेल। तो हिंदी में जो कॉन्सोनेंट यानी कि हिंदी का व्यंजन है, व्यंजन है, तो इसके आगे लगाएंगे आप ए। एमएलए की बात हो रही है, तो एमएलए को ऐसे अलग अलग करके पढ़ते हैं, एम एल और ए, इस प्रकार से पढ़ेंगे। तो ये आया जो स्वर है हमारा, तो क्या लगाएंगे आप, एल लगाएंगे। यहाँ यूनिट व्यंजन था ना कि स्वर, इसलिए यहाँ पे एन नहीं ए लगाएंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि ये नहीं, यहाँ पे एन लगाएंगे। इसको पढ़ते हैं ऑनेस्टी। आपको देखने में तो ये लग रहा है कि इधर लिखा ए है आपका कॉन्सोनेंट, इंग्लिश का कॉन्सोनेंट है, लेकिन आर्टिकल पे इंग्लिश के कॉन्सोनेंट और वोवेल का कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको मतलब है हिंदी के कॉन्सोनेंट और वोवेल्स से। तो हिंदी इसको लिखेंगे ऑनेस्टी को, इसको हॉनेस्टी नहीं पढ़ते, इसको ऑनेस्टी पढ़ते हैं, क्योंकि इसमें एच जो होता है साइलेंट होता है। जैसे कि आपने लिखा ऑनेस्टी, ऑनेस्टी, इस प्रकार से, क्योंकि एच इसमें साइलेंट है, तो ओ जो आया आपका ऑनेस्टी से स्टार्ट हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं साइलेंट होते हैं, तो एक आपकी इस प्रकार की वीडियो बनाई जाएगी कि क्यों ये वर्ड इस पर साइलेंट है, तो इसकी वीडियो में मैं बना दूंगी बहुत जल्दी ही इस प्रकार से। तो ये ऑनेस्टी, तो ये क्या हुआ हमारा स्वर है। यदि ये स्वर है तो यहाँ पे क्या लगाएंगे आप, एन लगाएंगे। ऑनेस्टी के आगे क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ वर्ड मैं लिख रही हूं, जैसे कि मैंने लिखा होटल, इसके आगे क्या लगाएंगे, एक और वर्ड लिखा आपने, मैंने लिखा एलिफेंट, ELEPHANT, एलिफेंट। और एक वर्ड और मैं लिख रही हूं जिसको कहेंगे आप, जैसे यहाँ पे लिखा जैसे इधर लिख दिया आपका MA। तो इन जो वर्ड है इनमें क्या लगेगा, ए आएगा या एन आएगा, कौन सा आर्टिकल इसमें यूज होना है, ए होना है कि एन होना है, ये आपका होमवर्क है, तो आपको ये घर पे करना है, ठीक है। तो इसको आपको कर लेना है आराम से, जब नेक्स्ट वीडियो बनाई जाएगी तो ये आपको बता दिए जाएंगे, या फिर आप ऐसा करो 1 मिनट करके देख लीजिए, फिर मैं बता देती हूँ। तो होटल के आगे क्या आएगा, एलिफेंट के आगे क्या आएगा, BA के आगे क्या आएगा, BA को क्या लिखेंगे आप, BA। तो आपको पता होना चाहिए। आप बताइए क्या आएगा, सभी को पता हो गया होगा कि जो बी लिखा है वो है हमारा व्यंजन, ना कि स्वर। व्यंजन यदि है और व्यंजन है तो यहाँ पे आएगा ए। बी ए लिखा है एलिफेंट, तो एलिफेंट को ऐसे लिखेंगे एलिफेंट करके, तो ये आएगा आपका स्वर यानी कि एन लगाएंगे। ये लिखा है आपका होटल, तो बेटा एक बात समझ लेना है, आपको होटल को ओटल पढ़ते हैं, ओटल। इसके आगे एन का प्रयोग करेंगे ना कि ए का, होटल नहीं पढ़ेंगे आप, ठीक है। तो इसमें एच साइलेंट ही माना जाता है, जब एन का यूज कर रहे हो तो सही तरीके से आपको पढ़ना है, और इसके आगे आएगा एन ना कि ए, याद रख लेना। तो ये सारे वर्ड हैं जो आपके एन पर ये हो गया आपका ए और एन का यूज, यानी कि आपका हो गया है कौन सा आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल की कंप्लीटली बात हो चुकी है। ये आपका बहुत सारे होते हैं इस पर नोट पॉइंट, जिनको हम पढ़ते हैं कि एक व्यक्ति की पहचान दूसरे व्यक्ति से कराई जाए, तो वहां पे हम आर्टिकल एन का यूज करते हैं। जैसे पहचान कराई जा रही है, क्या कराया गया, जैसे एक एग्जाम्पल आपका इधर मैंने लिखा कि मोदी इज, खालिस्तान छोड़ दिया, सेकंड अटल, जो मोदी जी हैं वो सेकंड अटल है,
अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे थे वो ही हैं। तो उनकी पहचान किससे कराई जा रही है, उनकी तुलना टाइप की करी जा रही है। तो तुलना की यदि बात होती है वहां पे दा का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे आपका ए एन में से कुछ एक आएगा, ए आएगा फिर या फिर एन आएगा। तो करना क्या है, अटल से तुलना करी जा रही है इनकी, तो यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, तो सेकंड को देखना है आपको। आपने देखा सेकंड, तो ये क्या कौन सा वर्ड है आपका, यहाँ पे व्यंजन है, यानी कि कॉन्सोनेंट की बात हो रही है, हिंदी के व्यंजन की बात हो रही है, व्यंजन की बात हो रही है, तो क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे, यानी कि मोदी इज सेकंड अटल। ओके, तो इस प्रकार से आपका टॉपिक होता है आर्टिकल का, इनडेफिनेट आर्टिकल का। अब अपन को बात करनी है डेफिनेट आर्टिकल के बारे में। डेफिनेट आर्टिकल, और डेफिनेट आर्टिकल में एक ही आता है जिसे कहते हैं हम द। डेफिनेट आर्टिकल में क्या आता है आपका, द आता है। तो इसके बारे में आपको पढ़ना है, बहुत सारी बातें हैं जो दा के बारे में पढ़नी। इसके लिए सबसे पहले तो आप कुछ नोट डालेंगे, फिर आपको पढ़ा दिया जाएगा, नोट डालना है। नोट फर्स्ट हो जाएगा हमारा। और नोट फर्स्ट क्या होगा हमारा, कि इसमें हमें बताना है आपको कि सुपरलेटिव डिग्री जो होती है, सुपरलेटिव डिग्री से पहले दा का प्रयोग किया जाता है, दा का प्रयोग किया जाता है। सुपरलेटिव डिग्री जो होती है उससे पहले हमेशा दा लगाते हैं। कैसे, जो डिग्रियां होती हैं बेटा, ये डिग्री का टॉपिक नहीं है, लेकिन जब किसी पॉइंट पर बात होती है तो उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना जरूरी है, जिससे आपको समझ में आ जाए बात क्या हो रही है। हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे हो, आपको आ रहा है समझ में, हो सकता है कुछ बच्चों को पता ना हो कि डिग्री क्या है। तो डिग्री जो होती है वो 3 टाइप की डिग्रियां होती हैं। फर्स्ट डिग्री जो होती है वो उसे कहते हैं पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री। सेकंड जो होती है बेटा वो होती है कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री। और थर्ड जो डिग्री होती है उसे कहते हैं आप सुपरलेटिव डिग्री। कौन सी, सुपरलेटिव डिग्री। तो किस प्रकार से होती हैं डिग्रियां जो होती हैं बेटा, याद रख लो, डिग्री हमेशा किसकी बनती है, डिग्री बनती है हमेशा एडजेक्टिव की। किसकी डिग्री बनाई जाती है, ऑलवेज एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव को कहा जाता है आपका, हिंदी में उसको कहेंगे शायद विशेषण। तो जो विशेषण होता है वो क्या होता है, संज्ञा और सर्वनाम, यानी नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, दोनों को एक्सप्लेन कर, दोनों की विशेषता बताने की का कार्य करता है। ठीक है, क्वालिटीज बताता है नाउन की और प्रोनाउन की। जैसे कि आपसे बोला है राम, जैसे कि आपसे बोला गया किसके बारे में बोला गया, राम के बारे में बोला गया। तो राम के बारे में जो आपसे बात हुई है, तो राम एक लड़का है जो कि आपका हो गया नाउन। क्या हुआ, नाउन। और मैंने बोला गुड राम, अच्छा राम, या गुड बॉय, या फिर राम की जगह लिखा हो बॉय, तो बॉय भी एक लड़का हुआ और जो नाउन है। तो इस प्रकार से उसे बोला गया गुड बॉय। ठीक है, तो किसकी विशेषता बताने का, गुड में किसकी विशेषता बताई है, एक लड़के की विशेषता बताई है कि राम अच्छा है, या फिर एक लड़का है जो वो अच्छा है, अच्छा लड़का, अच्छा राम। ठीक है, तो ये विशेषता बताता है। तो नाउन या प्रोनाउन की को एक्सप्लेन मतलब क्वालिटीज बताने का काम करेगा। नाउन तो इस प्रकार से होते हैं, नेम वगैरह आ जाते हैं। नाउन, प्रोनाउन क्या होता है, जो नाउन के स्थान पे यूज किया जाए। जैसे मैंने बोला कि राम है, काम करता है, मेरे भाई का नाम राम है, तो राम हो गया, फिर नाउन हो गया। लेकिन मैंने बोला कि वह मेरा भाई है, यानी कि राम के बारे में बता रहा है कि वह मेरा भाई, तो वह जो यूज किया गया वो इसके लिए राम के लिए यूज किया गया। तो नाउन के स्थान पे जो यूज होता है वो प्रोनाउन होता है। सॉरी। तो इस प्रकार से आपका जो होता है, तो नाउन की विशेषता बताई गई, तो कहा गया है गुड। सॉरी। तो इस प्रकार से तो पॉजिटिव डिग्री में आएगा आपका गुड, यानी कि डिग्रियां किसकी बनती है हमेशा, एडजेक्टिव की। दो आया गुड। इसकी कंपैरेटिव डिग्री होती है, वो होती है बेटर, गुड की बेटर। और लास्ट जो होता है सुपरलेटिव डिग्री, वो होती है बेस्ट। किस प्रकार से समझेंगे, गुड यानी होता है आपका हुआ यानी कि अच्छा, यानी गुड यानी अच्छा। बेटर यानी होता है से अच्छा, से अच्छा, यानी कि दो लोगों की जब तुलना करी जाती है तो वहां पे इसका यूज किया जाता है, जो हमारा कंपैरेटिव डिग्री होती है जो, तो उसके से अच्छा। और बेस्ट का मतलब होता है सबसे अच्छा, सबसे अच्छा। ठीक है, तो जो सबसे अच्छे की बात हो रही है, इससे आगे कोई डिग्री नहीं होती है। सबसे फाइनल डिग्री हमारी सुपरलेटिव डिग्री, यानी बात हो गई है फाइनल, सबसे अच्छे की बात हो रही है। ठीक है,
तो यदि इस प्रकार से एग्जाम्पल बनाते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे, जैसे कि आपको लिखा मैंने, यहाँ लिखा राम इज गुड बॉय, गुड बॉय, राम इज बॉय, कैसा बॉय, यानी कि यहाँ पे गुड लगाएंगे, बेस्ट लगाएंगे कि बेटर, तो आप लिखेंगे गुड बॉय। या फिर इस प्रकार से गुड बॉय लिखा है तो इसके आगे किसी भी आर्टिकल के यूज करने की जरूरत नहीं है। लिखा है राम इज खालिस्तान बेस्ट बॉय, तो आर्टिकल लगेगा, और कौन सा आर्टिकल लगेगा, द बेस्ट बॉय। राम जो है सबसे अच्छा लड़का है, उससे अच्छा कोई है नहीं, और जब उससे अच्छा कोई है नहीं तो उसके आगे क्या लगाएंगे, द, तो डेफिनेट आर्टिकल का यूज किया जाता है। बात समझ में आ रही है आपको? तो ये होता है हमारा डेफिनेट आर्टिकल, द का यूज इस प्रकार से करेंगे। तो ये होती है हमारी डिग्रियां, और उनके आगे सबसे पहले फर्स्ट नोट हमने आपको बता दिया है कि कौन सी डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री का जो यूज करेंगे तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा द का यूज किया जाएगा। ओके, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था। जो डेफिनेट आर्टिकल होता है थोड़ा सा ज्यादा है, मतलब जितना भी पढ़ाया जाएगा उतना कम ही है इसके लिए। तो पहले मैंने आपको करा दिया है इंडेफिनेट आर्टिकल, अब आपका हो रहा है डेफिनेट आर्टिकल। तो इस प्रकार से आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। पॉइंट हो गया। पॉइंट नंबर सेकंड की बात करते हैं। पॉइंट नंबर सेकंड में जब बात करते हैं तो आपने बोला है, जैसे कि आप बोले कि मैम पॉजिटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री जो होती है, पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री, उनके आगे द का यूज क्यों नहीं होता है? तो जो पॉजिटिव होती है उसके आगे कभी भी द का यूज नहीं होता है, वो एक एडजेक्टिव होता है, इसके आगे आर्टिकल नहीं लगाते हैं, ठीक है। और बात करें कंपैरेटिव डिग्री की तो उसके आगे द लगाते हैं, जिसकी कंडीशंस होती हैं। ऐसी कंडीशन है जहां पे द भी लगाया जाता है। तो अभी आपका शुरुआत है, मतलब आप पढ़ेंगे बिल्कुल इजी से, आपको जीरो से स्टार्ट किया है, बिल्कुल जीरो से आपको ऊपर की तरफ जाना है। तो जब जरूरत पड़ेगी तो उसको भी बताया जाएगा। तो कब ऐसी कंडीशन है जहां पे उसका यूज किया जाता है तो उसको भी आपको हम बताएंगे, आगे एक्सप्लेन करेंगे। सेकेंड पॉइंट आप देखते हैं, द का यूज करते हैं बहुत सारी नाम जो है उनके आगे, तो वो एक बार में मैं नोट करके आपको समझा दूंगी। इस सेकंड वाले में लिखना है, जब किसी व्यक्ति की तुलना किसी महान व्यक्ति से करी जाए, किसी महान व्यक्ति से करी जाए। महान व्यक्ति की बात हो रही है, यानी कि प्रसिद्ध व्यक्ति। कैसा व्यक्ति? प्रसिद्ध, जिसको सभी जानते हो, पॉपुलर है कोई व्यक्ति, कैसा है? पॉपुलर है। तो उसके से यदि किसी अन्य व्यक्ति की तुलना करी जाती है कि किसी व्यक्ति को उसके जैसा दिखाया जाए, महान व्यक्ति के जैसा दिखाया जाए, तो आपको वहां पे आर्टिकल द का यूज करना है। तो वहां आर्टिकल द का यूज करते हैं या फिर डेफिनेट आर्टिकल का यूज करते हैं? द का यूज करते, बात समझ आ रही है? तो वहां पे द का यूज करते हैं। किस प्रकार से करेंगे? देखो, एक क्वेश्चन सॉरी, इस प्रकार से एग्जाम्पल दिया, बहुत खांसी आ रही है। एग्जाम्पल एक लेंगे, जैसे बोला कि राम इज खालिस्तान सलमान खान और अवर टाउन। सलमान खान जो है एक्टर है और जिसे सभी जानते हैं, ठीक है। तो एक पॉपुलर व्यक्ति की बात हो रही है, इसकी बात हो रही है, एक पॉपुलर व्यक्ति की बात हो रही है। यहाँ पे कोई भी ऐसा व्यक्ति आ सकता है जो पॉपुलर हो, जिसे सब जानते हैं, क्योंकि ये नाम लेंगे ये जब नाम लेंगे सलमान खान बोलेंगे तो आपको सबसे फर्स्ट जो है वही जाएगी, आप जो आपकी फीलिंग्स है वही जाएगी, वो इमेज आपके सामने आएगी, अरे सलमान खान की बात हो रही है, ठीक है। तो जब एक पॉपुलर व्यक्ति से किसी छोटे व्यक्ति, मतलब ऐसा व्यक्ति जिसको कम लोग जानते हो, राम
कोई गॉड वाली तो बात है नहीं, किसी का भी नाम राम हो सकता है। तो कोई ऐसा व्यक्ति, किसी का भी नाम राम है, आपका है, हमारा है, किसी का भी है, तो उसकी तुलना करी गई सलमान खान से। ठीक है, तो आप पूरे तुरंत सोचा रहे सलमान खान की बात हो रही है, तो एक छोटे व्यक्ति की तुलना किसी महान व्यक्ति से करी जाती है, तो वहां दा लगाते हैं। किसके आगे लगाएंगे? महान व्यक्ति के आगे दा लगाएंगे, तो यहाँ पे लगाएंगे दा। राम इज द सलमान खान ऑफ अवर टाउन। हमारे कस्बे का जो सलमान खान है वो कौन है? राम है। ठीक है, राम की जगह श्याम, लक्ष्मण, जो भी कोई भी हो सकता है, कोई भी नाम हो सकता है। तो इस प्रकार से सेकंड पॉइंट होता है कि जब किसी व्यक्ति की तुलना किसी महान या प्रसिद्ध व्यक्ति से, ठीक है, कोई ऐसा व्यक्ति है पॉपुलर है बहुत, तो उससे तुलना करी जाती है, तो उससे जो पॉपुलर व्यक्ति है उससे पहले हमेशा दा का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये सेकंड पॉइंट हो गया आपका। थर्ड पॉइंट पे आप यदि बात करेंगे तो बिल्कुल अपनी भाषा जो होती है, बिल्कुल नॉर्मल भाषा, उसी में समझाया जा रहा है, तो आराम से समझिए। एक बार आपने समझ लिया तो आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, और हर एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन आपके आएंगे। बिल्कुल धीरे धीरे कराया जा रहा है। तो दो टॉपिक की बात हुई है कि आर्टिकल और प्रीपोजिशन को कंप्लीट कराया जाएगा। यदि बहुत अच्छे आराम से पढ़ाया जा रहा है, चाहे एक दिन में सिर्फ आर्टिकल ही यूज हो, आर्टिकल हो जाएगा आपका, इसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो में आपका प्रीपोजिशन करा दिया जाएगा, लेकिन इसको भी करना है तो बहुत अच्छे से करना है। अब आगे आप क्या करेंगे, सेकंड पॉइंट पे आपको यहाँ पे लिखना है, जैसे आप कहीं बाहर जाते हैं, ठीक है, कहीं आप जा रहे हो, उसी जैसे कोई काम हो रहा है, आप बाजार जा रहे हो और सब्जी खरीदने जा रहे हो आप, ठीक है, जिस काम के लिए वो बना है उसी काम के लिए आप वहां जा रहे हो, तो वहां पे लगाना है आर्टिकल द। ठीक है, ठीक है, तो जो स्थान, कोई स्थान जिस काम के लिए बना होता है, जिस काम के लिए बना होता है, यदि आप उसी उद्देश्य से वहां जाते हैं तो वहां आर्टिकल दा का यूज होता है। किसका यूज होगा? दा का यूज होगा। जैसे कहा राम गो टू मार्केट, इस प्रकार से आप देखेंगे बड़ी नदियों के नाम या फिर पर्वत श्रृंखलाएं हो, महासागर। बड़ी नदियों में जैसे कि आपने लिखा है गंगा, तो आप लिखेंगे दा गंगा। ठीक है, आगे लिखा है पर्वत श्रृंखलाएं, तो जैसे लिखा है हिमालय, तो इसको लिखेंगे दा हिमालय। आगे महासागर है तो लिखा है जैसे रेड सी, लाल सागर, तो जिस प्रकार से आपने लगाया दा, सबके आगे दा लगाना। खाड़ियों के नाम हो जाए, जैसे कि लिखा है बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी। ठीक है, तो इसके आगे आपको लगाना पड़ेगा द बे ऑफ बंगाल। तो धार्मिक ग्रंथ है जैसे कि रामायण है हमारी, रामायण, तो आपको लिखना है द रामायण। ठीक है, जो महान पुस्तकें होती हैं, बहुत सारी महान पुस्तकें, जैसे कि लिखा है आपका, लिखा है डिस्कवरी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो हमारी बुक है, इस प्रकार से जो महान पुस्तकें होती हैं उनके आगे फिर हम क्या लगाते हैं? द। ऐतिहासिक इमारतें हैं, ऐतिहासिक इमारतें जो है पुरानी इमारतें बनाई गई हैं जो, जैसे कि ताजमहल है हमारा, ताजमहल, तो लगाएंगे द ताजमहल। ठीक है, न्यूज़पेपर का नाम आ जाए, कोई भी न्यूज़पेपर का नाम आ जाए, जैसे लिखा है टाइम्स ऑफ इंडिया, ये पहले हुआ करते थे टाइम्स ऑफ इंडिया, पहले यही न्यूज़पेपर चलते थे टाइम्स ऑफ इंडिया, तो ये हो गया हमारा द टाइम्स ऑफ इंडिया। वाद्य यंत्र की बात करें, वाद्य यंत्र कहलाते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, जो बजाते हैं, जैसे तबला हुआ हमारा, गिटार भी हो गया हमारा, जैसे इस प्रकार से आप लिखेंगे गिटार, तो आप लिखेंगे द गिटार। तबला भी हो गया, कोई भी वाद्य यंत्र है, सितार, और भी बहुत सारे होते हैं,
हारमोनियम हुआ, ठीक, बहुत सारे हैं, तो उनके आगे हमें दा का यूज करना है। फिर आपको समझ में आई होगी बात। ये कुछ टॉपिक थे जिनको हमने डायरेक्टली लिख दिया। एक नोट पॉइंट जो आपको हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि जो दिशाओं के नाम होते हैं ना, दिशाओं के नाम से पहले, दिशाओं के नाम से पहले जो दिशाएं होती हैं हमारी इस प्रकार से, ईस्ट, हाँ ईस्ट होती है, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ठीक है। तो ये पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, इस प्रकार से जो हमारी दिशाएं होती हैं उन सबके आगे क्या यूज करते हैं, दा। यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, हर जगह, ठीक। तो इनसे पहले भी हमें दा का यूज करना है। तो आपको बताया गया है सुपरलेटिव डिग्री हो, किसी की तुलना हो रही हो, ये दिए गए हैं, तो दा का यूज यहाँ पे करते हैं। बहुत सारी और भी जो, तो आपको आर्टिकल दो प्रकार से पढ़ाए गए हैं, आप एक बार देख लेंगे। आर्टिकल टू टाइप से पढ़ाए गए हैं, एक तो हुआ आपका इंडेफिनिट आर्टिकल और एक हुआ आपका डेफिनिट आर्टिकल, ठीक है। तो इंडेफिनिट आर्टिकल में पढ़ा है आपने ए और एन को, और यहाँ पढ़ा है आपने दा, ठीक। और आपने देख लिया कि दा का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, ठीक है। और सुपरलेटिव डिग्री के आगे आपको दा की तुलना में करा जाता है। ये सारी बातें हमने आपको बताई हैं कि बड़ी नदियां हो गई, श्रृंखलाएं हो गई, पर्वत श्रृंखलाएं हो गई, वाद्यंत्र हो गए, महान ग्रंथ हो गए, ठीक है, कवियों के नाम हो गए। तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से नोट करनी है और समझनी है। बाकी एक और नोट पॉइंट आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे कि आपको हमने एक नोट यहाँ पे लिखा, और नोट में आप लिख सकते हो, जैसे कि कोई भी देश जो होते हैं, यदि देशों के नाम, कंट्री के जो नाम होते हैं, देशों के नाम संक्षिप्त में हो, संक्षिप्त समझते हो आप, संक्षिप्त, ठीक है। जैसे हम लिख देते यूएसए, यूनाइटेड यूएसए, ठीक, यूएसए। और भी इस प्रकार से होते हैं। तो यूएसए जैसे हमने लिखा है, तो इसके आगे दा क्यों लगाते हैं, क्योंकि एक समूह की बात हो जाती है, ठीक है, सिर्फ एक कंट्री की बात नहीं है, कुछ कंट्रियों के समूह से मिलके जो बना है। तो यूएसए कहा हमने, इसलिए उसके आगे लगा दिया दा, ठीक। और भी कंट्री होती है, जैसे कि यहाँ पे सेकंड पॉइंट में हम ये भी लिख सकते हैं, यदि जो कंट्री है, कंट्री के नाम कैसे हो, प्लूरल हो, कैसे हो, प्लूरल हो, तो उनके आगे भी हमें दा लगाना है। प्लूरल फॉर्म में हो, यदि प्लूरल हो तब उनसे पहले दा का यूज करते हैं। क्या लगाएंगे, दा। जैसे कि एग्जाम्पल, जैसे हमने लिया फिलीपींस, क्या लिया आपने, फिलीपींस, तो लगाएंगे दा फिलीपींस, ठीक। एक और कंट्री हमारी सेशल्स, क्या है, सेशल्स, तो इसको भी हम सेशल्स को लिखते हैं, तो इस प्रकार से लास्ट में ऐसा लगता है, यानी कि वो प्लूरल फॉर्म में होता है, तो इसके आगे भी हमें क्या लगाना होता है, दा। तो कंट्री के नाम संक्षिप्त में दिए गए हैं, ठीक है, और या फिर बहुवचन हो, यानी कि प्लूरल फॉर्म में हो, तो उनके आगे हमेशा आपको दा का यूज कर देना है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और बाकी ये तो आप देख ही चुके हो, तो ये एक बार आप नोट कर लेंगे, एक बार पढ़ेंगे आप। नदियों के नाम हो गए, महासागर हो गए, झील वगैरह हो जाती है, लेक आप लिख सकते हो, कोई भी लेक है, जैसे झील के नाम, झील हो गई हमारी, ठीक है। तो झीलों के नाम जैसे कि आपके रेगिस्तान वगैरह होते हैं, जो हमारे रेगिस्तान होते हैं, इनके नाम से पहले भी हमें दा का यूज करना है, ठीक है। पर्वत श्रृंखलाएं जो आपकी हो गई हैं, ये सारी चीजें हो गई। और आपके होते हैं ग्रह, ग्रह नक्षत्र जो होते हैं ना, उनके आगे भी हमें दा का यूज करना पड़ता है, ठीक है। तारों के आगे भी हम तारे जो होते हैं, तारों के आगे, तो तारे जो होते हैं, मून हो गया, जो हमारा वो हो गया, सन हो गया, तो इस प्रकार से ग्रह की बात करेंगे तो फिर मून हो जाएगा हमारा, ठीक है। इनके आगे भी हमें दा का यूज करना है। तो आपका हो गया है डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल, ठीक। इसको नोट करिए, जो भी रह गया उस पर बात करते हैं, इसके आगे चलते हैं फिर प्रीपोजिशन की तरफ। देखें, पॉइंट और रह गए हैं जिन्हें आप देखें। देखो, आपको एक पॉइंट में बताया गया है, बात हुई है वाद्य यंत्र पर, वाद्य यंत्र यानी कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, बजाने वाले जो यंत्र होते हैं, तो उनके लिए आप
दा लगा देते हो, दा लगा देते हो। लेकिन एक बात याद रखना, नोट करके रखना कि यदि बात होती है इस प्रकार से, देखो आपको 2 पॉइंट दिए जा रहे हैं, आपको बताना है कौन सा सही है और कौन सा आपका रॉन्ग है। तो आपको करना क्या है, ऐसे लिखा हमने रेडियो और लिखा है द टीवी, ठीक है। इन दोनों में से कौन सा सही है और कौन सा गलत है, आप 1 मिनट ध्यान से देखिए और कमेंट करिए। तो आप करेंगे क्या, देखो रेडियो जो होता है ना, उसे हम सुनते हैं सिर्फ, उसमें कुछ देखते नहीं है, सिर्फ सुनेंगे। तो ये आता है हमारा, ये कहलाएगा वाद्य यंत्र, मतलब वाद्य यंत्र बजाने वाला होता है लेकिन सुनने वाले इंस्ट्रूमेंट भी उसमें शामिल होते हैं, ठीक है। लेकिन टीवी को हम सुनने के साथ साथ देखते भी हैं, तो इसके आगे हमें आर्टिकल दा का यूज नहीं करना है। याद रखना नोट में कि रेडियो के आगे तो दा लगा देंगे आप, लेकिन टीवी के आगे दा कभी नहीं लगाना है, ठीक है। आगे कुछ और होते हैं, इस प्रकार से आप नोट डाल के जो छूट गए होंगे उनको भी देख लें। तो वाद्य यंत्र की बात हो गई है। बोला था कि कहीं जाते हैं और वो स्थान उसी काम के लिए बना है तो दा का यूज करते हैं, आपको पीछे पढ़ा चुके हैं, आप देख सकते हैं। ये हो गए हैं। और भी जैसे कि आपका रिलीजन्स होते हैं, जो धर्म होते हैं, जैसे कि आप हिंदू धर्म होता है, मुस्लिम धर्म होता है। तो हिंदू की बात होती है यदि हिंदू इस प्रकार से, तो आप दा का यूज करेंगे। मुस्लिम की बात होती है तो दा का यूज आप करेंगे। ऐतिहासिक घटनाएं, सेकंड पॉइंट पे आपका आता है ऐतिहासिक घटनाएं। ऐतिहासिक घटनाएं, ठीक है। ऐतिहासिक घटनाएं में आती है जैसे कि आपका वॉर होते हैं बहुत सारे, ठीक है। जैसे पानीपत वॉर हो गया आपका, तो दा लगाएंगे आप उसके आगे, ठीक। कोई भी कारगिल होता है आपका, तो इसके आगे आपको क्या लगा देना है, दा, कारगिल वॉर, ठीक है। कोई भी ऐतिहासिक घटना, युद्ध वगैरह होते हैं, बहुत सारी घटनाएं होती हैं। वंश होते हैं, जैसे कि वंश आप समझते होंगे, वंश जैसे सिख हमारे इधर रहे तो सिखों उनका भी एक वंश था, इस प्रकार से, ठीक है। तो मुगल हो गए तो द मुगल, इस प्रकार से द मुगल हो जाएंगे, ठीक। सिख हो जाएंगे तो सिख के लिए आप दा लगाएंगे। तो वंशों की, वंश कोई भी वंश की बात हो रही हो जो हमारे इतिहास में है, उन सभी में ऐतिहासिक कोई भी घटना हो तो उनके पहले दा लगा देना है आपको, ठीक है। इस प्रकार से रिलीजन किसी प्रकार से बात हो रही है, हिंदू है, मुस्लिम है, तो इनके आगे भी आपको दा लगाना है। तो वाद्य यंत्र जो थे उसमें आपको बता दिया गया है। बाकी ये नोट में रखना है कि रेडियो के आगे तो दा लगाते हैं लेकिन टीवी के आगे दा नहीं लगाते हैं। देशों के बारे में बात हो चुकी है कि अगर उन्हें या तो संक्षिप्त में लिखा जाए, ठीक है, ठीक। आपको लिख के बताया गया है यूएसए हुआ, ठीक है, यूके हुआ, इस प्रकार से लिख रहा है तो ये हो जाएंगे। और इसके आगे कंप्लीट आपका आर्टिकल टॉपिक हो चुका है। इसके आगे देखना है आपको प्रीपोजिशन के बारे में, ठीक। तो इसको कंप्लीटली नोट करिए, रिवीजन करिए, फिर आप इसके आगे देखते हैं प्रीपोजिशन। तो सबसे पहले इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर प्रीपोजिशन पर बात करते हैं। हमारे आर्टिकल वाला टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब आपको देखना है प्रीपोजिशन, तो आप हेडिंग में डाल लेंगे प्रीपोजिशन। सेकंड वाला जो हमारा टॉपिक है जिस पर आप बात करने वाले हैं वो है आपका प्रीपोजिशन। दोनों टॉपिक की एक्सरसाइज एक साथ करा दी जाएगी, ठीक है। तो आप ये आर्टिकल हो गए, आप उनका अच्छे से रिवीजन करिए और प्रीपोजिशन देख लीजिए। दोनों टॉपिक का एक्सरसाइज को एक साथ करवा दिया जाएगा, ठीक है। प्रीपोजिशन की यदि हम बात करते हैं तो नंबर फर्स्ट कुछ प्रीपोजिशन इंपोर्टेंट है जिन्हें सबसे पहले हम पढ़ेंगे। जैसे कि आपका होता है एट, आपका आता है इन, ठीक है। एट हुआ, इन हुआ, ऑन हुआ, और आपका होता है जैसे कि बाय होता है, विथ होता है, विथ होता है, और आपका इन हो गया, बाय हो गया, विथ हो गया, और भी बहुत सारे प्रीपोजिशन जो होते हैं, हाँ, ऑन अपॉन हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से बहुत सारे प्रीपोजिशन है जिन्हें हम कंटिन्यू पढ़ते जाएंगे, ठीक। तो अभी स्टार्टिंग में कुछ लिख दिए हैं, उन पर बात करते हैं और ऐसे कंटिन्यू होते जाएंगे। इनको करने के बाद आगे बढ़ते जाएंगे तो
लगातार प्रीपोजिशन की क्लास आपकी चलती रहेगी और कंप्लीट होने तक लगातार आपकी क्लास होगी। एट की यदि हम बात करते हैं, बात करें एट की, तो इनका जो यूज होता है, एट का यूज मैं के अर्थ में भी हो सकता है, नॉर्मली मैं के ही अर्थ में होता है एट का, ठीक है, और भी पर के अर्थ में भी हो सकता है। इनका लगभग सेम सेम अर्थ निकलता है, ठीक है, तो उस प्रकार से इनका यूज किया जाता है। बस सेंटेंस क्या, सेंटेंस को समझने पर डिपेंड करेगा कि किस प्रकार से हमें यूज करना है। तो सबसे पहले आपको एट की यदि बात करनी है तो एक ऐसा पॉइंट जो उस वर्ड को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके देता है, तो उसे आपको याद रखना है, जो कहेगा कि लगभग पास की बात हो रही हो, लगभग पास की बात होने पर एट का प्रयोग किया जाता है, एट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। एट का प्रयोग कहां किया जाएगा? लगभग पास की बात हो रही हो। जैसे एग्जाम्पल आपने लिया एक एट के लिए, आई एम स्टैंडिंग आपका ब्लैंक छोड़ दिया है, आगे लिखा है द डोर, ठीक है। आई एम सिटिंग, मैं खड़ा हूं, कहां पर? दरवाजे पर खड़ा हूं, ठीक है। तो जो आपका दरवाजा होता है, इस प्रकार से आपका दरवाजा होता है, ये आपका दरवाजा है, ठीक है। लेकिन आप इस दरवाजे पर कहीं भी खड़े नहीं हो सकते। आप यहाँ पे दरवाजे पर खड़े नहीं हो सकते। क्या आप यहाँ पे खड़े हो सकते हो? यहाँ पे खड़े हो सकते हो, दरवाजे पर आप खड़े नहीं हो सकते। आपको करना क्या है, आप जब खड़े होंगे तो या तो दरवाजे के, आप जो आपका रूम है, या तो आप रूम के अंदर खड़े होंगे, या फिर आप रूम के बाहर खड़े होंगे, या फिर इस साइड खड़े होंगे, इस साइड, यानी कि गेट के लगभग पास खड़े होंगे, गेट पर खड़े नहीं होंगे। तो लगभग पास खड़े होना है ना आपको, इसलिए आप क्या यूज करेंगे? यहाँ पे एट का यूज करेंगे। तो कहा क्या गया? दरवाजे पर खड़ा हूं, लेकिन दरवाजे पर कोई खड़ा नहीं होता है, आसपास खड़ा होता है, तो इसलिए एट का यूज कर दिया हमने डोर के लिए, ठीक है। तो मैंने लिखा है आई एम स्टैंडिंग एट द डोर, ठीक है, मैं दरवाजे पर खड़ा हूं, लेकिन दरवाजे पर कोई खड़ा नहीं होता है। एग्जाम्पल इसी प्रकार से सेकंड वाला एग्जाम्पल देखें, ठीक है। जैसे आपसे बोला जाए कि द ट्रेन कम, द ट्रेन हैज कम स्टेशन, द ट्रेन हैज कम द स्टेशन, आ चुकी है, कहां आ चुकी है? स्टेशन पर आ चुकी है। तो आपको पता होना चाहिए सभी स्टेशन पर गए हैं। तो ये जो आपकी स्टेशन होती है, यहाँ पे आप खड़े होते हैं सब, लेकिन जो ट्रेन होती है क्या यहाँ पे आके खड़ी होती है जहां आप खड़े हैं? स्टेशन क्या है? जो टोटल एरिया जहां पर एक प्लेटफॉर्म जहां आप लोग खड़े होते हो, पटरी जो वगैरह सारी मिला करके वो सारा हुआ आपकी, वो हुई स्टेशन, ठीक है। ना कि आपकी पटरियां स्टेशन है, और ना कि वो प्लेटफॉर्म जहां आप खड़े हो वो स्टेशन है। कुल मिला के टोटल जो होता है वो उसे कहते हैं स्टेशन, वो फुल एरिया, ठीक है। लेकिन जो ट्रेन आएगी वो यहाँ पे पटरियों पे खड़ी होगी, स्टेशन पर खड़ी नहीं होगी, ठीक है। तो लगभग पास की बात हो रही है, ना कि इधर खड़ी हो, आके खड़ी नहीं हो सकती ना ट्रेन। तो स्टेशन पर भी खड़ी नहीं है ट्रेन, ट्रेन खड़ी है पटरियों पर, लेकिन कहा क्या जाता है कि स्टेशन पर खड़ी है, यानी कि लगभग पास की बात हो रही है, लगभग पास खड़ी है, हमारे स्टेशन के लगभग पास, यानी कि पटरियों पर खड़ी है, ठीक है। तो कहते तो इस प्रकार है, लेकिन यूज तो समझ के करना है। तो यहाँ पे लगा दिया आपने एट। एट क्यों लगाया? क्योंकि लगभग पास की बात हो रही है, ट्रेन स्टेशन पर खड़ी नहीं होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सेकंड एग्जाम्पल हो गया। तो एट आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एट के बारे में और भी बातें जानते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने नोट डाला और लिखा है छोटे छोटे स्थानों के नाम से पहले, छोटे छोटे स्थानों के नाम से पहले एट का प्रयोग करते हैं, एट का प्रयोग करते हैं छोटे स्थानों के नाम से पहले। जैसे कि बात हो रही है, जैसे कि आप बचपन में एक बहुत अच्छा ऐसे पढ़ते हैं महात्मा गांधी के बारे में, तो उस पर लिखा होता है महात्मा गांधी वाज बोर्न, यहाँ पे लिखते हैं महात्मा गांधी
was born at पोरबंदर इन गुजरात। ठीक है, इस प्रकार से आया सेंटेंस। आपने ऐसे पढ़ा होगा, सभी ने पढ़ा होगा, तो आपने इस प्रकार से सेंटेंस देखा होगा। ठीक है, तो एट क्यों लगाया पोरबंदर से पहले? क्योंकि गुजरात में एक पोरबंदर जगह है जो छोटी है। गुजरात एक बड़ी जो हमारा स्टेट है, एक बड़ा स्टेट है, और उसके अंदर आता है हमारा पोरबंदर। ठीक है, तो पोरबंदर एक छोटा स्थान है, एक टाउन है। ठीक है, एक छोटा सा कस्बा है, इसलिए छोटे स्थान के नाम से पहले का यूज कर दिया, एट का यूज कर दिया। तो एट का यूज और कहाँ किया जाएगा? एक छोटे छोटे स्थानों के नाम से पहले एट का यूज किया जाएगा। ठीक, तो एट, सबसे पहले तो एट में आपको एक ही बात याद रखनी है कि लगभग पास। इसको 3 स्टार बना करके आपको लिख लेना है कि लगभग पास की बात यदि होती है तो आपको एट का यूज करना है। इसके आगे इसके एग्जाम्पल आपको बता दिए गए हैं किस प्रकार से लगभग पास की बात होगी। और लगभग पास में इस प्रकार से बात हो सकती है, जैसे कि आप लगभग पास में ये आ सकता है, जैसे कि आप किसी को बताते हो, किसी ने आपसे पूछा, आपका फ्रेंड या कोई भी आपसे पूछता है कि आप किधर हो। ठीक है, तो आप उसको ये जवाब देते हो, मैं घर पे हूं। ठीक है, आपने बोला आई एम एट होम, इन होम नहीं, एट होम। एट होम क्यों बोला? क्योंकि आपका घर पता नहीं कितना बड़ा है। हो सकता है आपके घर में 100 कमरे हो सकता है आपका बहुत बड़ा रूम घर हो, उसमें इतने सारे कमरे हैं, तो आपको सामने वाला जब आएगा व्यक्ति, जिसे आपने बताया कि मैं घर पे हूं, तो वो आपको ढूंढ नहीं सकता एक बार में सीधे आकर के। ठीक है, तो आपने उसको लगभग बता दिया मैं घर पे हूं, अब किस रूम में हूं डायरेक्शन एकदम से क्लियर नहीं बताई है आपने, तो लगभग पास की बात करी है, किसी ना किसी रूम में तो आप होंगे ही। ठीक है, तो वहां पे भी आपको एट का यूज करना है। तो इस प्रकार से एट का यूज होता है। ठीक, मेन पॉइंट होते हैं, ऐसे बहुत सारा बोर्ड भरा जा सकता है, लेकिन जो मेन पॉइंट होते हैं जो हर एक एग्जाम्पल पर फॉलो होंगे वो है ए पॉइंट। ठीक है, तो स्थानों की यदि बात होती है, छोटे स्थान जो भी होते हैं उनके आगे एट लगाना है आपको, और आपको करना क्या है? लगभग पास वाली बात को याद रखना है। ठीक है, तो ये आप नोट करें। इसके आगे बात करते हैं इन पर, इसको आप नोट कर लें, इसके बाद इन पर बात करेंगे। बात करते हैं इनकी, एट हो चुका है हमारा, इनकी बात करते हैं। इनका मतलब होता है मैं। ठीक है, इनका अर्थ में होता है, मैं के अर्थ में हमेशा इनका यूज किया जाता है। ठीक, 2 प्रकार से मैं होता है, एक आई वाला, एक इन वाला। सेंटेंस के बीच में यदि आता है इन, तो आई जैसे मैं लिखा हूं सेंटेंस के बीच में। ठीक है, तो इस प्रकार से इनका प्रयोग आपको करना है। आप करेंगे क्या? आपको सबसे फर्स्ट पॉइंट जो इनमें लिखना है वो लिखना है, फर्स्ट पॉइंट जो होगा आपको लिखना है बाउंड्रीफुल प्लेसेस। कैसे स्थान? बाउंड्रीफुल प्लेसेस की यदि बात होगी तो वहां इन लगाएंगे। जैसे कि आपने बोला सचिन is playing cricket, cricket. Sachin is playing cricket in the ground। तो यहाँ पे इन लगाना है, एट द ग्राउंड नहीं, इन द ग्राउंड। क्योंकि जो ग्राउंड होता है, जहां पे स्टेडियम जो होता है हमारा, ग्राउंड हुआ या हमारा जो स्टेडियम होगा, ठीक है, वो हमेशा बाउंड्रीफुल होगा। ऐसा नहीं होता है कि एक कोई भी स्थान जो खुला स्थान है वहां पे बना दिया जाए। ये हमारे घर वाला क्रिकेट नहीं है, ये अच्छे लेवल का क्रिकेट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है बाउंड्रीफुल होगा। बाउंड्रीफुल यदि बात होगी तो इनका यूज करेंगे। ठीक, तो स्टेडियम बाउंड्रीफुल होता है, इसके अंदर हम खेलते हैं, इसलिए हमने करा इनका यूज। हो सकता है आपने कहा मैम मैं तो खेलूंगा खेतों में, तो यदि आपको खेलना है वो आपकी मर्जी है, तो वहां इनका यूज नहीं करेंगे, क्योंकि खेत जो आपके होंगे वो बाउंड्रीफुल नहीं होंगे। लेकिन कहीं कहीं यूज होता भी है, क्योंकि जो खेत होते हैं डायरेक्टली ऐसे छोड़ दिया है, तो वहां इन लगाने की आपको आवश्यकता नहीं है। लेकिन आपने एक पर्टिकुलर जगह आपने कहा कि इस खेत में हम खेल रहे हैं, यानी कि एक पर्टिकुलर जगह की बात करेंगे, तो वो भी एक बाउंड्रीफुल ही होगा।
बोला है अपने खेत में खेल रहा हूं, मतलब वहां पे कोई भी इस प्रकार से एडजेक्टिव दिया हो, मैं अपने खेत में खेलता हूं। ठीक है, आप अपने खेत में खेलते हो तो अपना खेत का मतलब है जितना आपका है उतना ही, वही बाउंड्री है, उसे बाउंड्री कहते हैं। ठीक है, यानी कि अपना जितना है उसमें हम खेल रहे हैं, यानी अपने के अलावा यदि बगल में किसी और का भी तो होगा ना, जो आपका फार्म है उसके साइड में किसी और का होगा, तो उसमें आप नहीं खेल सकते, क्योंकि आपको बात करनी है सिर्फ अपने की। तो अपने की मतलब है जितनी बाउंड्री आपकी है उतने, इसलिए वहां पे लगा देते हैं। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज होने की आपको आवश्यकता नहीं है। जैसे कि सेकंड वाला है, इसी प्रकार से एग्जाम्पल लेते हैं। ये एग्जाम्पल फर्स्ट हो गया, यहाँ पे एक और एग्जाम्पल लेते हैं। और मैंने बोला आई एम सिटिंग द चेयर, CHA। ठीक है, तो आपका आई एम सिटिंग इन द चेयर, इन होगा, यहाँ इन लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि जो चेयर होती है वो बाउंड्री फुल होती है। टेबल पर आप बैठते हो तो वो बाउंड्री फुल नहीं होता, इसलिए नहीं लगा सकते आप, ऑन द टेबल होगा वहां। ठीक है, हर प्रीपोजिशन अपने एक सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही लगाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपने चेयर में ऑन लगा दिया, मैं चेयर पर बैठ रहा हूं तो ऑन नहीं, पर के अर्थ में भी आपको इन ही लगाना है, क्योंकि जो चेयर होती है वो बाउंड्री फुल होती है। एक एक वर्ड हर प्रीपोजिशन में से आपको उठा के बिल्कुल उसको पकड़ के रखना है। जैसे कि एट की बात हुई थी तो लगभग पास की बात हो गई थी, और इनकी यदि बात करें तो आपको बात रखनी है कि बाउंड्री फुल प्लेसेस में हमें इनका यूज करते हैं। इसके आगे जो वगैरह वगैरह जो भी है वो तो आपको बाद में याद रखना है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो रखना है बाउंड्री फॉर प्लेसेस। ठीक है, अगर सेकंड पॉइंट की यदि हम बात करते हैं, सेकंड जो पॉइंट हमारा होगा मैं इनके अर्थ में, तो आप बड़े बड़े शहरों के नाम से पहले, बड़े बड़े जो शहर होते हैं, बड़े बड़े शहरों के नाम से पहले बड़े बड़े जो शहर होंगे उनके नाम से पहले जो है इनका प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, काय का प्रयोग किया जाएगा? इनका प्रयोग किया जाएगा। जैसे कि हमने आपसे बोला आई एम लिविंग, जैसे यहां पे बोला है आपसे, जैसे एग्जाम्पल में मैंने इधर लिख दिया आपको आई एम लिविंग, नहीं ऐसे लिखो, माई फ्रेंड आर लिविंग इन मुंबई। मुंबई की बात हो रही है, अरे माई फ्रेंड आर लिविंग, इस प्रकार से। तो इसका एग्जाम्पल है माई फ्रेंड आर लिविंग इन मुंबई। इंडिया की जो टॉपेस्ट सिटी है उनमें से नंबर 1 पर जो हमारा आता है वो मुंबई ही है, या उनमें आता है। ठीक है, तो जो टॉप पर आता है यानी कि बड़ा शहर है, तो उसके आगे लगाया हमने इन। ठीक है, आप किसी भी बड़े शहर की बात करेंगे तो इन लगाएंगे। अगर बड़े शहर के साथ किसी छोटे स्थान की बात करते हैं, यानी कि आपकी तुलना हो रही है कि मुंबई के महाराष्ट्र का मुंबई होता है यदि, तो महाराष्ट्र से आगे आप दा लगाते, और मुंबई क्या महाराष्ट्र से आगे आप एल लगाते और मुंबई के लिए एट लगाते, क्योंकि फिर मुंबई छोटा हो गया, महाराष्ट्र के आगे जो स्टेट है उसके आगे छोटा हो गया, तो फिर एट लगाना है आपको, फिर इन नहीं लगाना है। इन कब लगाना है? एक बड़ी सिटी की बात हो रही है और मुंबई एक बड़ा शहर है, इसलिए उसके आगे इन लगा दिया, और कुछ इसकी तुलना किसी के साथ भी नहीं, कंपेयर नहीं करी जा रही है, ना महाराष्ट्र से और ना ही किसी अदर स्टेट या इससे बड़े किसी शहर से। ठीक है, तो यहाँ पे आपने इन लगा दिया। तो ऐसे आपको याद रखना है कि आपको इनका यूज कहाँ करना है, आपको याद रखना है बाउंड्री फुल प्लेसेस में आपको इनका यूज करना है, और इस प्रकार से आपको यूज करना है। विथ, काय की बात हो रही है? विथ की। विथ का मतलब होता है साथ साथ, साथ साथ। विथ का जो अर्थ होता है वो होता है साथ साथ। किसी के साथ कहीं बाहर जाते हैं हम तो विथ का यूज किया जाता है। आई एम गोइंग टू मार्केट विथ माई मदर, मैं अपनी माँ के साथ बाजार जाती हूँ। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। तो माँ के साथ जब जाते हैं तो दो व्यक्ति जब आपस इस प्रकार से कहीं बाहर जा रहे हैं, दो व्यक्ति हैं कहीं भी जा रहे हैं, वो तो कुछ भी हो उनके हाथ या वो आपस में एक दूसरे से टच होते हैं, यानी कि एक दूसरे को टच करते हैं, यानी कि थोड़ा बहुत टच हो ही जाता है। ऐसा नहीं है कि आप किसी के साथ बाहर जाएं तो जो आपकी सड़क होती है, आपकी मम्मी सड़क के इस तरफ वो आप उस तरफ,
ऐसा नहीं होगा। ठीक है, होगा क्या, आप दोनों साथ साथ ही जाएंगे, जिस साइड आप चलेंगे उसी साइड वो चलेंगी, तो थोड़ा बहुत उनसे टच तो आप होंगे। तो इस प्रकार यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से टच हो रहा है थोड़ा सा भी, यानी कि टच की बात यदि होती है, साथ साथ की बात यदि होती है, तो वहां पर यूज किया जाता है विथ का। कैसे, एक तो बताया कि आप किसी के साथ मार्केट या कहीं भी बाहर जा रहे हैं तो विथ लगाना है, विथ। ठीक है, विथ मदर, विथ ब्रदर, फादर, अपने भाई बहन किसी के साथ, अपना फ्रेंड हो सकता है कोई भी, उसके साथ बाहर जा रहे हैं तो आपने विथ लगा दिया। एक तो नॉर्मल बात होगी क्योंकि आपको बताया गया साथ साथ के यूज में करना है। ठीक है, साथ साथ कार से निकलता है सॉरी। तो फिर इस प्रकार से आपको समझ आ गया होगा। ठीक, इसके आगे आपको देखना है कि विथ का यूज और कहां करते हैं। जैसे एक साथ साथ चलने का क्या मतलब है, किसी से टच करने का क्या मतलब, टच करने का समझ नहीं आया, बाकी साथ साथ का तो मैम समझ में आ गया। ठीक है, ऐसे ही आ रहा होगा दिमाग में। तो साथ साथ वाली बात हो गई है, किसी के साथ चल रहे हैं विथ का प्रयोग कर दिया। लेकिन टच करने के लिए इसलिए बोला गया है, टच करने का ये मतलब होता है कि जैसे कि माई टीचर बीट मी वाई स्टिक। वैसे तो होता है, इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि मेरी जो टीचर है वो स्टिक के द्वारा मुझे पीटती है। लेकिन बेटा रीजन क्या है कि जो स्टिक होती है ना, इस प्रकार से पकड़ेंगे हाथ में पहले, फिर आपकी इस प्रकार से पिटाई होगी। ठीक है, किसी भी स्टूडेंट की तो इस प्रकार से पिटाई होगी ना, तो हाथ में टच होगा वो, और टच होने का मतलब है साथ साथ। स्टिक और टीचर दोनों साथ साथ पिटाई करेंगी, तो यहाँ पे बाय नहीं विथ का प्रयोग किया जाएगा। काय का प्रयोग किया जाएगा, विथ का प्रयोग। तो यहाँ पे नोट डाल लेंगे एक और लिखा जाए, यदि स्टिक एक नाउन हो गई, एक वस्तु है वो नाउन होती है। यदि यानी कि नाउन की विशेषता बताई जाए, विशेषता बताई जाए तो विथ के स्थान पर स्थान पर इनका प्रयोग किया जाता है। क्या का प्रयोग किया जाएगा, इनका प्रयोग। ठीक है, तो यहाँ क्या लग जाएगा, जैसे कि आपका लिखा था सेंटेंस कि माई टीचर बीट्स मी या बीट मी विथ स्टिक, और यहाँ पे लिखा हो रेड स्टिक, तो यहाँ पे लगाएंगे बेटा इन रेड स्टिक, या फिर लिखा ओल्ड स्टिक, पुरानी स्टिक से, तो इन ओल्ड स्टिक। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका विथ हो गया, आपका एट हो गया, वाई हो गया, विथ हो गया, इन हो गया। अब आप आगे देखने वाले हैं ऑन अपॉन। तो देखें, आगे देखने वाले हैं ऑन अपॉन। तो ऑन अपॉन की यदि बात करते हैं, ऑन अपॉन दोनों का एक ही मतलब होता है। ऑन का मतलब होता है पर, ये होता है के ऊपर, यानी कि कुल मिला के दोनों का जो अर्थ निकलेगा वो निकलता है पर, किसी वस्तु के ऊपर। ठीक है, जैसे कि आपसे बोला गया कि एक कोई भी वस्तु ली आपने टेबल पर रख दी। ठीक है, टेबल पर रखी, तो पर के अर्थ में दोनों का यूज किया जाना है, दोनों को एक साथ ही आपको पढ़ना है। पर के अर्थ में दोनों का यूज किया जाएगा, लेकिन आपको करना क्या है, ऑन अपॉन का जब आप यूज करते हैं तो आपको करना क्या है, कोई वस्तु आपने ली और वस्तु को स्थिर अवस्था में रख दिया, अवस्था में रखने पर कैसी अवस्था में रखा आपने, स्थिर रख दिया। जैसे आपने कोई भी ये मार कर लिया और ऑन द टेबल इस प्रकार से रख दिया आपने, तो हो गया ऑन द टेबल। लेकिन यदि आपने उस वस्तु को, कोई भी वस्तु आप लेते हो, गतिशील अवस्था में उसे रखते हो, गतिशील यानी मोशन करती हुई गतिशील अवस्था, कोई वस्तु गतिशील अवस्था में यदि आप रखते हो तो आपको अपॉन का प्रयोग करना है। तो ऑन कहाँ लगाएंगे, जहां पे वस्तु को स्थिर रखा गया हो, अपॉन कहाँ लगाएंगे, जहां पे वस्तु को गतिशील अवस्था में रखा गया हो। जैसे कि आप देखते हैं, यदि आप एक एग्जाम्पल लें, इधर आप लेते हैं एक एग्जाम्पल, आपने यदि ले लिया
और उसमें लिखा है, आपने लिखा मार्कर पुट द टेबल। फर्स्ट एग्जाम्पल हुआ, और सेकंड एग्जाम्पल में आपने लिया मार्कर थ्रो द टेबल। दोनों का एक ही अर्थ होता है। देखो, मार्कर पुट ऑन द टेबल, तो ऑन लगा दिया आपने, या अपॉन द टेबल, ठीक है। दोनों का अर्थ होता है पर, टेबल पर रखा गया, ठीक है। टेबल पर थ्रो किया गया यानी कि फेंका गया, ये है फेंका गया, फेंका गया, और ये है रखना, रखा गया है, ठीक है। तो जब पुट करेंगे कोई भी वस्तु तो डायरेक्ट सिंपल आराम से रख जाएगी, कोई भी गतिशील अवस्था होने की आवश्यकता तो इसको है नहीं, ये आराम से स्थिर अवस्था में जाएगी, इसलिए यहां लगाएंगे ऑन मार्कर ऑन द टेबल, ठीक है, पुट ऑन द टेबल। लेकिन यदि बात करें थ्रो की, ये हो गई हमारी गतिशील, किसी वस्तु को किसी अन्य वस्तु पर रख रहे हैं आप और उसको फेंक दिया आपने, थ्रो किया, तो वो गति करती हुई मोशन करती हुई जाएगी, तो यहाँ पे लगाएंगे आप अपॉन। तो ये यूज होता है आपका ऑन अपॉन का। हर यूज आपसे बोला जा रहा है कि हर यूज जो भी, जैसे आपने ऑन अपॉन पढ़ा या विथ पढ़ा, उसको एक एक लाइन में आपको याद रखना है, उसके बेस को याद रखना है। जैसे कि आपसे बोला गया दोनों का अर्थ होता है पर, एक स्थिर अवस्था में रखने के लिए स्थिर अवस्था में पर की बात हो तो भी यूज होगा ऑन का, और गतिशील अवस्था में यदि बात हो तो होगा आपका यूज होगा काय का, अपॉन का, ठीक है। तो ये हो गया, कुल मिलाकर आपके कुछ प्रीपोजिशन आपके हो चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन हुआ, ऑन हुआ, अपॉन हुआ, एट हुआ, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये हो चुके हैं, इसको नोट करिए। इसके आगे देखते हैं फिर। आप इधर देख लें, जैसे कि आपने इन का यूज पढ़ा, आपने पढ़ा था इनके साथ एक और यूज होता है जो होता है इनटू, इनके साथ इनटू, दोनों का अर्थ होता है में, दोनों का अर्थ होता है में, ठीक है। इनका भी इनटू का भी, इनका ही जो आपको पढ़ा दिया गया है। देखो, इनटू की बात यदि होती है, इनटू का जो यूज होता है अंदर से नहीं, इनटू का जो यूज होगा बाहर से अंदर की ओर, कोई वस्तु गति करती हुई जाती है, बाहर से अंदर की ओर जा रही है, तो वहां पे इनटू का प्रयोग करते हैं। या फिर फर्स्ट पॉइंट होता है, सेकंड पॉइंट होता है ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे की बात हो तो इनटू का प्रयोग किया जाता है। तो इनटू का यूज इस प्रकार से है, बाहर से अंदर की ओर और ऊपर से नीचे की ओर, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे आपने लिया तो आपने लिखा यहाँ पे ही इज जंपिंग, ही जंप्स, सीधा डायरेक्ट बनाया प्रेजेंट में, जंप्स, ही जंप्स द बेल, वह कुएं में कूदा, ठीक है। तो गति करता हुआ जाएगा, ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है ना, तो मैं के अर्थ में इनटू का यूज करेंगे, इनटू का, क्योंकि ऊपर से नीचे की बात हो रही है। कोई रूम में एंटर करता है बाहर से अंदर की ओर, तो भी इनटू का यूज किया जाता है, ना कि इनका यूज किया जाता है। इनटू इस प्रकार से यूज होता है। जैसे आपने बोला है एप्पल, एप्पल कट टू पार्ट, एप्पल को आपको जब कट करना है तो कितने पार्ट में, 2 पार्ट में। तो जो एप्पल है 2 पार्ट में कट होगा, तो एप्पल जो होता है उसको हम इस प्रकार से ऐसे कट करते हैं, ऐसे कट नहीं करते ना, ऐसे कट करते हैं हम, ऊपर से नीचे की तरफ कट करते हैं, तो लगाते हैं इनटू। जो सही तरीका है उसको यूज करें, तो इनटू का यूज इस प्रकार से करते हैं। तो इनके साथ इनटू का भी यूज किया जाता है, तो ये इनटू का यूज हो गया, ठीक है। इसके आगे कुछ और बातें करते हैं, कुछ नोट पॉइंट और रख लेना आप, जैसे कि नोट पॉइंट में है, जैसे कि एट है, एट का यूज जो किया था आपने उसमें, जैसे आप एट का यूज नाइट के साथ करते हैं, NIGHT, नाइट या नून की बात हो जाए, नाइट या नून की बात होती है, नाइट होती है हमारी रात, नून होता है दोपहर, तो इनके पहले एट का प्रयोग किया जाता है, हमेशा एट का प्रयोग होगा। टाइम बताना हो, टाइम बताना हो, कैसे टाइम बताना हो, जैसे कि लिखा है 5 o'clock, ठीक है, टाइम बताना हो तो इससे पहले हमेशा एट का यूज किया जाता है। तो ये नोट पॉइंट कुछ है, इन्हें भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये हो गए। अब आपको इसके आगे जो यूज देखना है वो आप देखेंगे ऑफ का यूज, ऑफ का यूज देखेंगे, तो इसको आप नोट करें। इसके बाद देखते हैं आप ऑफ। तो
ऑफ क्या होता है? देखो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है, फर्स्ट ऑफ की बात हो रही है तो इसका अर्थ होता है का, की और के भी, यानी का अर्थ आ रहा हो, इसका भाई है का, तो की या के इस प्रकार का अर्थ होता है तो ऑफ का प्रयोग किया जाता है। बाकी जहां रूप परिवर्तित ना हो, रूप परिवर्तित ना हो, ठीक है, जहां रूप परिवर्तन ना हो वहां भी ऑफ का प्रयोग किया जाता है। कुछ वर्ड होते हैं जैसे अफ्रेड, अफ्रेड, ठीक है, फाउंड, और भी जो शब्द होते हैं इन फ्रंट, तो अफ्रेड, फाउंड, इन फ्रंट और एक्यूज्ड, ये 4 वर्ड हैं जिनके आगे हमेशा काय का प्रयोग किया जाएगा? ऑफ का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ऑफ का काकी के होता है, रूप परिवर्तन ना हो तो ऑफ का प्रयोग किया जाएगा। इन शब्दों के आगे भी हमेशा ऑफ का प्रयोग किया जाता है, जैसे सेंटेंस में इस प्रकार के वर्ड यदि आते हैं तो। अब देखेंगे, आपने एग्जाम्पल देखा, तो एग्जाम्पल में आया रूप परिवर्तन ना हो, तो जैसे मैंने बोला है कि दिस रिंग मेड गोल्ड। बात को समझे, जब रिंग गोल्ड से बनाई जाती है तो क्या गोल्ड परिवर्तित होता है? गोल्ड का गोल्ड ही रहता है, बस आकार परिवर्तित हुआ, रूप नहीं बदला उसका, मतलब जो था वही है। समझ में आ रहा ना? गोल्ड था, गोल्ड ही रहेगा, इसलिए यहाँ पे क्या का यूज करेंगे? ऑफ का। बात समझ में आ रही है? तो दिस रिंग मेड ऑफ गोल्ड, गोल्ड से बनाई गई है रिंग, तो इस प्रकार से जो है आपका एक एग्जाम्पल होता है आपका ऑफ का। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो आपको यही रखना है कि रूप परिवर्तन नहीं होता है तो वहां पे प्रयोग किया जाता है। एक और पॉइंट देखेंगे आप, बीमारी के नाम से पहले, बीमारी के नाम से पहले, नाम से पहले क्या करना है? बीमारी के नाम से पहले भी हमें यूज करना है काय का? ऑफ का। कैसे बीमारी के नाम से पहले हमें यूज करना है? तो बीमारी का जो नाम होता है, जैसे कि लिखा है ही डाइड, एग्जाम्पल में लिख दिया आपने, ही डाइड ऑफ मलेरिया, ठीक है, ऑफ मलेरिया, काय से मर गया? मलेरिया से मर गया, ये बीमारी का एक नाम है, ठीक है। बीमारी का यदि नाम दिया गया हो तो आपको यूज करना है ऑफ का। बात समझ आ गई? तो इस प्रकार से आपका ऑफ है, और ऑफ के बारे में आपको इससे ज्यादा जानने की जरूरत अभी नहीं है, ठीक है। बाकी जब डिटेल में ये पढ़ाया जाएगा, अभी एग्जाम का टाइम है इसलिए इंपोर्टेंट जो है वो पढ़ाए जा रहे हैं, ठीक। तो इनको बहुत अच्छे से आपको नोट करना है। तो जी आपका हुआ ही डाइड ऑफ मलेरिया, एक ही वीडियो में सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा जो आपके एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट है। तो ये हो गया। अब देखो ऑफ जो होता है ना, ऑफ का जस्ट अपोजिट जो होता है वो फ्रॉम होता है। कैसे? फ्रॉम के लिए आप जानेंगे क्या, यदि फ्रॉम की यदि बात करते हैं तो फ्रॉम का ये होता है कि जहां रूप परिवर्तन नहीं होता तो वहां ऑफ का प्रयोग किया जाता है, लेकिन जहां रूप परिवर्तित हो, परिवर्तित हो, यदि रूप बदल रहा है तो आपको लगाना है फ्रॉम, ठीक है। और बीमारी का नाम न, फर्स्ट पॉइंट ये हुआ, और सेकंड पॉइंट ये होता है कि यदि बीमारी का नाम न दिया हो, बीमारी का नाम ना दिया गया हो, दिया गया हो, यानी कि बीमारी का नाम नहीं दिया गया हो तो भी फ्रॉम का यूज करना है। जहां पे रूप परिवर्तित होता है वहां भी फ्रॉम का यूज करते हैं। कैसे रूप परिवर्तित होता है? रूप परिवर्तित होने का ये मतलब होता है कि जैसे हमने इसका एग्जाम्पल एक लिखा, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हमने, और एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया कि एक तो रूप परिवर्तित होने का मतलब है कि आपको लिखा है कर्ड इज मेड मिल्क, जो कर्ड होता है, जो दही होता है वो मिल्क से बनता है। परिवर्तन हुआ है ना, दही से दूध, दूध से दही बना, तो दही से दूध नहीं बनाया जा सकता है। वहां पर तो जैसे आपका रिंग बनाई गई थी जो गोल्ड से बनी थी, तो रिंग को पिघला करके फिर से वही बना दो जो गोल्ड का था, ठीक है, तो उसमें रूप परिवर्तन नहीं। यहाँ तो हो गया ना, कर्ड से मिल्क, मिल्क से कर्ड बन गया, तो कर्ड जो होता है मिल्क से बनता है, तो मिल्क से कर्ड बन गया, कर्ड को मिल्क में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, तो यहाँ पे इनका रूप परिवर्तित हो गया है, इसलिए यहाँ पे लगाना है फ्रॉम। ओके, अब इसके आगे देखेंगे सेकंड, फर्स्ट एग्जांपल हो गया, सेकंड एग्जांपल आप देखेंगे वो का बीमारी के नाम ना दिया गया हो। तो आपने कभी भी स्कूल
टाइम पर, जो स्कूल वाले बच्चे हैं उन्हें पता होगा, और जो स्कूल वाले नहीं है उनको पता होना चाहिए। जो स्कूल टाइम पर आप एप्लीकेशन वगैरह जो लर्न करते थे तो उसमें क्या था, आप लिखते थे आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, फ्रॉम फीवर। फ्रॉम क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे आया है फीवर, कैसे, सफरिंग फ्रॉम फीवर, मतलब मुझे बुखार आ रहा है, ग्रस्त हूं मैं बुखार कैसे, फीवर से। तो जो फीवर आया है उसके आगे क्या लगाया आपने, फ्रॉम। क्यों लगाया फ्रॉम, क्योंकि फ्रॉम, फीवर एक बीमारी का नाम नहीं है। फीवर में बहुत सारी बीमारियां आती हैं, जैसे कि इसमें मलेरिया भी आता है, जैसे आपका डेंगू भी आता है, जो भी चिकन पॉक्स हुआ वो भी आता है। तो सारी बीमारियां फ्रॉम के मतलब अंतर्गत आती हैं। तो इसमें क्या रहेगा, फ्रॉम लगाएंगे। क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, बीमारी का नाम नहीं दिया गया। लेकिन यदि बीमारी का नाम दिया जाता तो यहाँ पे लगाते हम ऑफ। तो आपको समझ में आया होगा कि ऑफ और फ्रॉम जो होते हैं ना, आपस में एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। और फ्रॉम का जो अर्थ होता है वो होता है से, ऑफ का जो अर्थ होता है वो है का, की या के। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। ये ऑफ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन बात ऑफ का अर्थ होता है से अलग होने पर, से अलग होने पर, किसी से अलग होने पर। ठीक है, तो फ्रॉम का से अलग होने पर, किसी से अलग होने पर। जैसे कि कोई वस्तु किसी से अलग होने के बाद वो क्या हो जाए, वापस ना जुड़ सके। ठीक है, जैसे कि आपने कहा कि लीव्स जो होती है, पत्तियां जो होती हैं, LEAV, लीव्स यहाँ पे लिखते हैं आपका एग्जाम्पल का आएगा, लिख रहे हैं ऑफ का। तो यहाँ पे हमने लिखा लीव्स से अलग होने का अर्थ आ रहा है, तो लीव्स फॉल्स, लीव है, फॉल ऑफ द ट्री, ऑफ द ट्री लिखा है। क्यों, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, मतलब पत्तियां जो है पेड़ से गिर रही हैं। ठीक है, और जब वो गिरती है ना तो ऑफ का यूज करेंगे, क्योंकि दोबारा से पत्तियों को पेड़ पर नहीं लगाया जा सकता है। तो ऑफ तो आप लगाते हो, लेकिन ए ऑफ नहीं लगाते, आप लगाते हो ए वाला ऑफ, वो नहीं, AOFF वाला ऑफ वहां लगाना है। तो हमेशा ऑफ का यूज कहाँ होगा, से अलग होने पर, किसी से अलग होने पर ऑफ का यूज किया जाएगा। तो आपका हुआ ऑफ, फ्रॉम और ऑफ। ठीक है, ऑफ हो गया और फ्रॉम हो गया। इसको नोट करें, इसके बाद आप जस्ट देखते हैं बिटवीन और अमंग। ठीक है, और अमंग, बिटवीन और अमंग की यदि बात हो रही है तो आपको देखना बिटवीन और अमंग जो होते हैं ना, उनका अर्थ होता है के बीच में, बीच में। याद रखो पहले तो कि इनका अर्थ क्या होता, क्या ये कहते हैं। तो बिटवीन और अमंग का मतलब होता है के बीच में। लेकिन देखो इनमें थोड़ा सा आपको डिफरेंस समझना है। क्या, दो लोगों के बीच की बात हो, लोगों के बीच, यदि दो लोगों के बीच की बात हो रही है तो बात होगी बिटवीन की। हमेशा क्या लगाएंगे आप, बिटवीन। और यदि बात होती है दो से अधिक, दो से अधिक की, दो से ज्यादा लोगों की यदि बात होती है तो हमेशा लगाना है अमंग। ठीक है, तो बिटवीन कहां लगाएंगे आप, जहां पे दो लोगों की बात होती है। दो लोगों की बात आपस में हो रही है वो हमेशा एंड से जुड़े रहेंगे। ठीक है, हमेशा कैसे जुड़े रहेंगे, एंड से जुड़े रहेंगे। और जो अमंग की बात होती है वो पूरी क्लास में भी बात हो सकती है, बहुत सारे लोगों में भी बात हो सकती है। जैसे कि कोई पर्सन है, वो अपना जो संपत्ति उसकी होती है, प्रॉपर्टी होती है, उसका बंटवारा कर रहा है। तो बिटवीन फोर जो है उसके बेटे सन, 4 सन्स। लेकिन 4 सन नहीं, बिटवीन नहीं होगा, वहां पे होगा अमंग 4 सन्स, क्योंकि 4 लोगों के बीच में बांटी जा रही है कोई भी चीज। तो जहां पे ज्यादा लोगों के बीच में बात होती है तो अमंग का यूज करेंगे, जहां दो लोगों के बीच की बात होती है वहां पे बिटवीन का यूज करते हैं। तो इस प्रकार से यूज होता है बिटवीन और अमंग का। यहाँ पे देखें आप, इसका जो है नोट कर चुके होंगे, तो इसमें यहीं पे आपको इसके एग्जाम्पल में लिख के दिखा रही हूँ। ठीक है, देखें जैसे मैंने इधर लिखा, यहां पे मैंने लिखा शुभम इज सिटिंग
ब्लैंक छोड़ दिया और लिखा है राम एंड श्याम। शिवम इज सिटिंग राम एंड श्याम। तो बिटवीन लगाएंगे आप या अमंग लगाएंगे? शिवम जो है वो इन दोनों के बीच में बैठा है। मैंने जो बोला है कि सेकंड जो नाउन होंगे दो लोगों के बीच में बैठा है, जिन लोगों के उनको एंड से ऐड किया जाएगा, और जब एंड से ऐड है वो दोनों तो यहाँ पे लगाना है बिटवीन। यानी कि ये जो बैठा हुआ है शिवम वो कहाँ पे बैठा है? राम और श्याम के बीच में बैठा हुआ है। ठीक है, तो ये राम और श्याम के बीच में बैठा हुआ है, तो दो लोगों के बीच की बात हो रही है, दो लोगों के बीच में बैठा है, थर्ड पर्सन। ठीक है, तो फिर वहां पे क्या लगाना है? आपको बिटवीन लगाना है। ठीक है, जैसे कि आपसे बोला जाए यहां पे लिख दिया मैंने कि ही इज टॉक हर पेरेंट्स या हिज पेरेंट्स लिख दिया, हिज पेरेंट्स। वह अपने माता पिता के बीच में बात कर रहा है, मतलब टॉक कर रहा है, टॉकिंग। तो ठीक है, तो हिज पेरेंट्स, दो लोगों की बात होती है। पेरेंट्स में आते हैं आपके फादर और आपकी मदर, दो लोगों के बीच की बात होती है, तो क्या लगाना है? बिटवीन। क्योंकि आप कहेंगे कि मैम यहाँ पे तो था कि शिवम इज सिटिंग बिटवीन राम एंड श्याम, तो दो लोगों को तो एंड से ऐड कर दिया, यहाँ पे तो कोई एंड नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए, आपको सबको पता होता है फादर एंड मदर लिखा हो या फिर पेरेंट्स लिखा हो, बात तो बराबर ही है। तो यहाँ पे लगा दिया आपने बिटवीन। अब बात करते हैं अमंग की। तो अमंग के जो एग्जाम्पल होते हैं बेटा वो इस प्रकार से होंगे। जो अमंग का एग्जाम्पल होगा वो दो लोगों के बीच में तो बात होगी नहीं, दो से ज्यादा के बीच में बात होगी। ठीक है, तो आपने लिखा है द ओल्ड मैन, बूढ़ा आदमी। ठीक है, द ओल्ड मैन डिस्ट्रीब्यूट हर हिज प्रॉपर्टी फोर सन्स, FOUR, फोर सन्स। बिटवीन लगाया जाए कि अमंग लगाया जाए? एक बूढ़ा व्यक्ति है, ओल्ड मैन व्यक्ति है, वो प्रॉपर्टी को बिटवीन यानी बांट रहा है, किसके, सॉरी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है किसके बीच में? फोर सन, अपने चार बेटों के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे अमंग लगाना है, ना कि आपको क्या लगाना है? बिटवीन। अमंग क्यों लगाना? चार पुत्र की बात हो रही है। ओके, तो दो लोगों की यदि बात होती है तो बिटवीन लगाना है, जो कि यहाँ पे आपको बताया गया है, और यदि दो से ज्यादा की बात होती है तो आपको वहां पे अमंग लगाना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका हो गया। आपको पता होना चाहिए इन, एट, इन हो गया, एट हो गया आपका, और फ्रॉम हो गया, ऑफ हो गया, ये वाला ऑफ भी हो गया है, बिटवीन अमंग भी हो गया है, इनटू भी हो गया है, विथ भी हो गया है, और यहाँ पे विथ के साथ आपका वाई भी हो गया है। ठीक, बिटवीन हो गया है, बिटवीन, अमंग हो गया है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन थे जो कंप्लीट करा दिए गए हैं। ठीक है, तो आज जो हमारा वीडियो रहेगा उसमें आपके दो टॉपिक हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक प्रीपोजिशन का टॉपिक है और एक आपका जो है आर्टिकल का टॉपिक है। तो दोनों टॉपिक फुल कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर हमारी वीडियो समझ में आती है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करना, जो चैनल है हमारा सीके क्लास, उसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। वीडियो अच्छी लगती है तो एक कमेंट जरूर कर दिया करें, जिससे सेकंड आगे वाली जो वीडियो होगी फुल एनर्जी से मैं बना सकूं। थैंक यू।